हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय उपाध्याय। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैन। कैसे है सब? तो बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अ सीरीज ओके ऑफ क्लास 10 सीबीएसई, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर हमें कवर करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा स्ट्रैटेजी है बच्चों, दैट इज 4 लेक्चर्स विल बी देयर। ओके, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। ये चारों लेक्चर्स अगर आप लोग फॉलो करते हो एंड उसके नोट्स बनाते हो विद रिएक्शंस, ये पूरे चैप्टर को हम कवर कर सकते हैं, राइट। तो लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में हम लोगों ने इन टॉपिक्स को या फिर बोल सकते हैं सब टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है। चलो एक बार देखते हैं कि वो टॉपिक्स को कैसे डिवाइड किया है। उससे पहले अपने हथियार रेडी कर लो बच्चों। व्हाट आर योर हथियार? ओके, हथियार का मतलब मेरे बच्चे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स सबको पता है, अक्षय सर ने हथियार बोल दिया, दैट मीन्स बुक एंड पेन। अच्छा, जो बच्चे नए हैं तो समझ जाना बच्चों, बुक एंड पेन ही हमारे हथियार है, राइट, जिससे हम अपना पूरा का पूरा एग्जाम से लड़ सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके लिए हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, राइट। अब नोट्स बनाने में हमें कोई हेल्प करता है, तो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी कैरेक्टर, दैट इज छोटू। ओके, सो सब लोग एक बार छोटू को हाय बोल दो, राइट। तो छोटू हमारा एक्सप्लेनेटरी कैरेक्टर है बच्चों। ये हमें हेल्प करता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में चीजों को समझने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हथियार रेडी कर लो बच्चों एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसको समझने के लिए हमें पहले इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा इंडिकेटर्स, उसके बाद आते हैं एसिड, फिर बेस पढ़ेंगे, फिर पीएच पढ़ेंगे एंड देन सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ओके, इन सब के बीच में रिलेशंस भी पढ़ेंगे बच्चों की कैसे इंटरेक्शन होता है। बट इस इंडेक्स को अगर हम लोग देख लें तो हम सब पूरे चैप्टर को मैप कर सकते हैं कि हाँ, चैप्टर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है विद रिएक्शंस बच्चों, विद रिएक्शंस। ओके सर, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स के साथ। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स का अगर डेफिनेशन देखा जाए, इट्स अ डाई। ये एक टाइप का डाई है बच्चों, जो खुद का कलर चेंज कर देता है। ओके, जब उसे एसिड या फिर बेस में डाला जाए, ओके, दैट मींस एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन अगर इंडिकेटर्स को डालते हो तो वो अपनी कलर चेंज कर लेता है। और ऐसा बोल सकते हैं, इंडिकेटर्स पे एसिड और बेस डाल दो तो वो अपना कलर चेंज कर रहा है। एंड बच्चों देखो, ये जो आपका कलर चेंज है यही बताता है कि वो एसिड है या बेस है। दैट मींस an indicator tells whether the substance we are testing is acid or base by changing its color। तो कलर के चेंज के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। ओके, एसिड है या बेस है। अच्छा, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक इमेज है। ओके, और इस इमेज में अगर आप लोग देखो तो देयर आर लिटमस पेपर। ओके, तो यहाँ पे लिटमस पेपर है। अच्छा सर, लिटमस पेपर क्या होता है? तो ये भी एक टाइप का इंडिकेटर है बच्चों। चलो हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाते हैं कि बेसिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। तो देखो, अगर हम लोग देखें तो देयर आर 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, दैट इज लिटमस पेपर, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन। ओके, सो ये 3 जो बेसिक है बच्चों, ये मिलते हैं आपको ज्यादातर इंडिकेटर्स के फॉर्म में, राइट। तो एक एक करके देखते हैं। तो सर, लिटमस पेपर के बारे में बात करें तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। मतलब अगर ब्लू लिटमस पेपर मेरे पास है तो ब्लू लिटमस पेपर जो है कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कलर चेंज करके रेड बन जाएगा बच्चों, जब मैं उसे एसिड में डालूं। तो इसका एक सिंपल सा वर्ड याद रख सकते हो बच्चों, ABR। ओके, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। ओके, मतलब ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ABR ये याद रखना। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर एसिड में कौन सा ब्लू चाहिए या रेड चाहिए? तो ये सिंपल सा एक याद रख सकते हो कि ABR एज इन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ओके, एंड सेकेंड अगर बेस के लिए देखा जाए तो बेस टर्न्स रेड टू ब्लू। अब इसमें सोचो इसका क्या बनेगा इनिशियल। तो बच्चों, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, तो इसका बनता है बच्चों BRB, रेड टू ब्लू, राइट। तो एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड टू ब्लू। तो ABR एंड BRB। ओके, ये 2 चीजें अगर याद है तो हमें लिटमस का पार्ट कवर हो जाता है कि हमें कंफ्यूजन ही नहीं रह जाता है कि सर लिटमस में क्या है। ओके, कौन सा लिटमस किसके लिए यूज करना। तो हम लोग यूज करेंगे ब्लू लिटमस पेपर फॉर एसिड आइडेंटिफिकेशन एंड रेड लिटमस पेपर फॉर बेसिक आइडेंटिफिकेशन। तो बेसिक चीज पता चल गई है बच्चों। ओके, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस इमेज को देखो, इस इमेज में 2 चीजें दिख रही है जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। अब अगर मैं बोलूं कि सर ये क्या है, ये तो रेड लिटमस पेपर है, दैट मींस दिस विल बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस। ये क्या है? दिस इज अ ब्लू लिटमस पेपर। तो ये किस लिए यूज करेंगे बच्चों हम लोग? ओके, ब्लू लिटमस पेपर हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? एसिड्स के लिए, सॉरी।
फॉर एसिड्स। ओके, अच्छा सर इंडिकेटर्स के टाइप होते हैं क्या? यस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। दैट इज फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर। सर नेचुरल इंडिकेटर देखो नाम में ही नेचुरल है, ये नेचुरल क्या बताता है फिर उससे समझते हैं पहले। तो नेचुरल इंडिकेटर एज इन द इंडिकेटर विच विल बी फाउंड इन नेचर, हम नेचर में देख सकते हैं जिसको नेचुरली मिल जाता है, और उससे हम लोग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर ऐसे भी होते हैं क्या? यस, और इसमें आते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स नेचुरल इंडिकेटर के। दैट इज योर टर्मरिक, रेड कैबेज, ओके, टर्निप स्किन, करी पाउडर, चेरीज, बीटरूट्स, अनियन, टोमेटो एटसेट्रा। अब देखो अभी यहाँ पे आपको लगा सर ऑनियन तो और भी कहीं पे यूज होता है, बात करेंगे वो भी इंडिकेटर के बारे में। बट दीज आर सम ऑफ दी एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। मतलब ये नेचुरली ना हमें बता सकते हैं, मतलब ये इंडिकेटर्स ना सिंथेटिक नहीं है, बनाए नहीं गए लैबोरेटरी में, नेचर में मिल रहा है, राइट। और इनका कलर चेंज होता है बच्चों जब भी इसे एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक के लिए बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग ट्राई करो तो हम लोग कर सकते हैं। वैसे आप लोग चाहो तो मैं इसे लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दे सकता हूँ बच्चों, जस्ट कमेंट डाउन अगर आप चाहते हो कि ये टर्मरिक वाला एग्जांपल जो इंडिकेटर का है वो लाइव एग्जांपल आपको दिखाया जाए एक्सपेरिमेंट करके, तो हम लोग वो भी करेंगे। इसमें एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट होगा बच्चों कि आपको एक ग्लास लेना है जिसमें टर्मरिक वाटर लेना है। सर टर्मरिक वाटर कौन सा वाटर होगा? कुछ नहीं, नॉर्मल वाटर लेना है, उसमें टर्मरिक डाल देना है तो येलो कलर का वाटर हो जाएगा। इसमें बच्चों जब आप लेमन जूस डालोगे, लेमन जूस डालोगे तो उसमें ना कुछ कलर चेंज नहीं होगा। जब लेमन जूस डालोगे कोई कलर चेंज नहीं होगा। एक और ग्लास लेंगे हम लोग, अच्छा वैसे लेमन जूस इज एसिड, ओके, लेमन जूस इज एसिड। एक और ग्लास लेंगे बच्चों, उसमें भी सेम टर्मरिक का ही वाटर बना लेंगे, टर्मरिक वाटर बना लेंगे, ओके। और इसमें हम लोग ना डिटर्जेंट डालेंगे बच्चों। क्या डालेंगे? डिटर्जेंट। अब ये डिटर्जेंट जो होता है ना बच्चों उसका बेसिक नेचर होता है। सर इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? अब हम लोग पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ने वाले हैं। जब इसमें डालोगे ना बच्चों तो ये येलो सॉल्यूशन आपका कलर चेंज करके हो जाएगा रेड, बन जाएगा रेड। दैट मींस इसने कलर चेंज किया है। तो मैं बोल सकता हूँ ना टर्मरिक इज माय बेस इंडिकेटर, बेस को इंडिकेट कर रहा है, देखो बच्चों, राइट, उसने बेस को इंडिकेट कर दिया। दैट मींस अगर चेंज नहीं हो रहा कलर तो एसिड है, चेंज हो रहा है कलर एंड येलो से रेड हो जा रहा है, समझ ना, वो बेसिक है। तो ये आप लोग घर पे परफॉर्म कर सकते हो मेरे हिसाब से, ओके। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। दैट इज द सेकंड टाइप, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो व्हाट इज सिंथेटिक इंडिकेटर? तो अभी सिंथेटिक एज इन हम लोग जो लैबोरेटरीज में प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, तो कॉमन लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का अगर नॉर्मली कलर देखा जाए, उसका नाम ही ऑरेंज है, दैट मींस उसका कलर नॉर्मली ऑरेंज होता है। अच्छा, एसिड और बेस में क्या ये कलर चेंज करेगा? तो यस, ये एसिड और बेस में कलर चेंज करता है। तो लेट स्टार्ट विद एसिड। जब मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड सॉल्यूशन में डालते हो ना बच्चों, ओके, तो क्या करता है वो रेड कलर का हो जाता है, रेड इन एसिड। एसिड में ऑरेंज से वो बन जाता है रेड। अच्छा सर बेस में क्या होता है? तो बेस में बच्चों उसका कलर हो जाता है येलो, उसका जो ऑरेंज से कलर बन जाता है येलो इन बेस। अगर बेस के साथ हमें डाला जाए या बेसिक सॉल्यूशन में से डाला जाए, दिखने में कैसा होता है मिथाइल ऑरेंज? यहाँ पे आपके सामने बच्चों मिथाइल ऑरेंज कुछ इस तरीके से दिखता है। इट्स अ सिंथेटिक इंडिकेटर, ये चीज याद रख लेना, ठीक है, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ओके सर, वेरी गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। जैसे मैंने बोला था कॉमन है ये तीन, तो लिटमस तो हो गया, राइट। उसके बाद हमने मिथाइल ऑरेंज कर लिया। अब फेनोप्थलीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फेनोप्थलीन जो है वो न्यूट्रल कलर का होता है, वो मतलब नॉर्मली कलरलेस होता है। बट जैसे ही उसे एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे ना तो उसमें नो कलर चेंज दिखता है, नो कलर चेंज। नो कलर चेंज है मतलब वो एसिडिक है। जैसे देखो आपने देखा होगा जब हम लोग ने टर्मरिक डाला था वहां पे वो कलर चेंज नहीं कर रहा था, यहाँ पे वो कलरलेस था तो कलरलेस ही रह जाएगा। बट जैसे ही उसे आप बेसिक सोल्यूशन में डालेगा उसका कलर हो जाता है पिंक। तो दिखने में कैसा होगा? तो यहाँ पे ऊपर आप इमेज देख सकते हैं। ये जो इमेज है बच्चों इसमें आप देख सकते हो कि वो जो पार्ट है थोड़ा सा पिंकिश शेड दिख रहा है। दैट मींस इसमें बेस कहीं ना कहीं पे है। आर गेटिंग दिस? सो दिस इज योर फेनोप्थलीन। अब इसके बाद भी एक इंडिकेटर आता है बच्चों एंड दीज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? ये टाइप के इंडिकेटर्स ना बच्चों अपना कलर चेंज नहीं करते, ये अपना स्मेल चेंज कर देते हैं या फिर बोल सकते हैं ओडर चेंज कर देते हैं। कैसे सर? जब उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसका स्मेल चेंज होने लगता है। लेट्स सी वो अनियन, आप ऑनियन का देख सकते हो बच्चों, एसिड में वो रिटेन करता है स्मेल, जो उसका स्मेल है वो रिटेन करता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, तो मैं जस्ट कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वहां पे लिखा है रिटेन स्मेल, मतलब वो अपना रिटेन करता है स्मेल, जो भी स्मेल है वो रिटेन करता है, जैसा स्मेल है वैसे नेचुरल। बट बेस में डालेंगे तो वो अपना स्मेल लूज कर जाता है, मतलब उसका स्मेल नहीं आता या फिर बहुत कम आता है।
वो डिपेंड करता है बेस की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, यस, बट कम हो जाता है। सिमिलरली अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट के बारे में देखो तो एसिड में वो रिटेन करता है अपना स्मेल, एंड बेस में डालने के बाद उसका स्मेल जो है वो लूज हो जाता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स बच्चों जो हम लोग देख सकते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। मतलब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारे नॉर्मली कलर चेंज नहीं करते, स्मेल चेंज कर जाते हैं, एंड उससे हम लोग इंडिकेट हो जाते हैं कि हाँ सर इसमें हो सकता है कि ये टाइप का एसिड होगा या बेस होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? ओके ग्रेट। अब बात करते हैं एसिड्स के बारे में। सर एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जिनका टेस्ट ना सोर होता है। अच्छा, इसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर ने करा दिया है, दैट इज एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। कहाँ पढ़ा था? अभी पढ़ा था, दैट इज ABR, राइट? मैंने बोला था आपको इतना सा याद रखना, दैट इज ABR। एसिड इन एसिड ब्लू टू रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। वेरी गुड सर। और कुछ पॉइंट्स? यस, कॉमन फ्रूट से बच्चों जो नेचुरली आपको मिलता है उसमें भी एसिडिक नेचर होता है। वैसे ना आपके आसपास में सब चीजें एसिडिक और बेसिक है, ओके, आप देखोगे ज्यादातर। तो उसमें से बच्चों जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, टैमरिंड है, दैट इज इमली आपकी। ओके, दीज आर योर नेचुरल एसिड्स जिनके पास पहले से जो है ना एसिड्स है। वैसे बहुत है, ये तो मैं बहुत कम एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ओके, रॉ मैंगो भी हो सकता है, राइट? ग्रेप्स हो सकते हैं रॉ। तो इनके अंदर बच्चों एसिडिक क्वांटिटी होता है, मतलब दीज आर योर नेचुरल एसिड्स। ओके, अच्छा एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ पे लेमन का दिया हुआ है और यहाँ पे इस टैमरिंड का दिया हुआ है। ये वैसे मैंने पर्पसली लगाया है, ठीक है? आपको पता है ना, जैसे देखते बराबर मुंह में पानी आना चाहिए। ओके, सो नहीं, ये एक्चुअली में ये भी एक टाइप का एसिड है, आपको पता है। ओके, अभी देखेंगे, अभी पॉज करके आप लोग वीडियो ना कमेंट कर सकते हो कि कौन से टाइप का एसिड होता है टैमरिंड में। ओके, टैमरिंड एंड लेमन का, चलो कोई नहीं, ये दो का आंसर दे सकते हो। लेट्स सी कितने लोग कमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है? पॉज करके वीडियो कमेंट करना बच्चों, एंड देन आप लोग प्ले कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एसिड्स होते हैं बच्चों वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ओके, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल में जो मटेरियल्स है उसमें जो भी एसिड्स मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। मतलब ये ना नेचुरली मिल रहा है ना, इसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। जो भी चीजें नेचुरली मिलते हैं उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो दीज आर योर ऑर्गेनिक एसिड्स। अब जैसे कि उसके टाइप अगर देखा जाए, यहाँ पे बहुत सारे नाम है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ किसमें क्या था। ओके, बट दिस इज एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, lactic acid, tartaric acid and oxalic acid. So these are the types of acids. वो सोर्सेस थे एसिड के, ठीक है? आप बोलोगे सर लेमन भी एसिड है, नहीं, लेमन का सोर्सेस थे, वो एसिड का सोर्स था। और यहाँ पे उनमें से कोई तो एक एसिड, मतलब लेमन के अंदर कोई एसिड है जो इस गिवन एग्जांपल में प्रेजेंट है, इमली में कोई एग्जांपल सॉरी एसिड है जो इसमें अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दो इमेजेस फिर से बता दे रहा हूँ, इसका आंसर गेस करना है आपको। इसमें कौन सा एसिड है एंड इसमें कौन सा एसिड है, आपको गेस करना है। ओके, फिर से टाइम है बच्चों, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में। ओके, जैसे हम लोग बेस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में बात करते हैं। तो एसिड्स नॉर्मली क्या होते हैं ना, उसको थोड़ा लॉजिकली सोचने की लेवल बढ़ाना पड़ेगा हमें, राइट? तो चलो देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब ये जो तीन एसिड्स है बच्चों, HCl, H2SO4 एंड HNO3, ये जो एसिड्स है बच्चों ये आपके वर्ड से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ओके, तो इसमें कार्बोनिक एसिड को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें सब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। सर वीक एसिड्स क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्चुअली याद रखना कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है ड्रिंक करने के लिए, कंज्यूम नहीं कर सकते हम लोग उसे। ओके, वैसे अगर आपको पता होगा तो स्टमक के अंदर इन तीनों में से एक एसिड अवेलेबल होता है। अच्छा, वो भी आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। सर आप इतना कमेंट करना, अरे एंगेजमेंट होना चाहिए, राइट? आपका कितना एंगेज कर पा रहे हो आप अपने आप को। ओके, सो ये चलो 1 2 3 दे देता हूँ, 1 2 3, एंड इन तीनों में से एक एसिड है जो आपके स्टमक में अवेलेबल। ओके, तो बच्चों एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आर दी वीक एसिड्स। ये टाइप ऑफ वीक एसिड्स हैं। सर ये क्या रट्टा मारना है? नहीं, अभी के लिए एग्जांपल्स देखो। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ करेंगे तब और समझेगा, एंड जब वीक एसिड्स को एग्जांपल के साथ करेंगे फिर रिएक्शंस के साथ करेंगे तब और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। याद रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो भी होते हैं वो नॉर्मली वीक एसिड्स होते हैं, इसीलिए दे आर कंज्यूमेबल, कि हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को, ठीक है? तो यहां पे समझ में आ गया, ग्रेट। अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। देखो इसमें ना पूरा डिपेंडेंसी होता है H+ आयंस का। ओके, एसिड और बेस में ना आप H और OH+ के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है?
An acid which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen is called a strong acid. मतलब कोई एक एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl ले लेता हूं मैं, ठीक है, HCl है अगर मेरे पास, okay, इसमें H प्लस Cl माइनस, अच्छा आयनिक कंपाउंड्स पता होंगे राइट, नहीं होंगे तो अभी हम लोग एटम्स करेंगे, उसमें थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में बच्चों ये आयंस का शेयरिंग से बन रहा है राइट। अच्छा, सो H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस है इसमें। जब इसे वाटर में हम डालते हैं ना बच्चों, इस वाटर में डालते हैं तो H प्लस और Cl माइनस कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस निकाल पा रहे हो तो समझ जाना कि वो एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयंस आते हैं तो। फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, वो कंप्लीटली अलग हो सकता है अपने आयनिक कंपाउंड से H प्लस आयंस, तो उसे बोलेंगे हम लोग कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, अब देखते हैं इसके बारे में, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, HCl का राइट, H और Cl, मैंने बोला ये HCl जो हमारा एक्वस फॉर्म में है वो एसिड अगर देखा जाए तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहा है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से देखो हम लोग दो देख सकते हैं, एक H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस को अलग अलग देख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कंप्लीटली आयनाइज हुआ है, क्या ये कंप्लीटली आयनाइज हुआ है, तो यस ये कंप्लीटली आयनाइज हुआ, जिस वजह से H प्लस आयंस पूरे अलग हो गए। तो ये जो एसिड का सोर्स होगा बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। वेरी गुड, तो इस रिएक्शन को याद रखना, ये ज्यादातर मिलता है, वैसे बच्चे बहुत खुश है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, तो अब वो हम लोग अभी आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, अब इसमें देखो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिंगल एरो शो कर रहा है, यानी सीधी यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल एरो शो कर रहा है। सिंगल एरो का मतलब क्या हो रहा है बच्चों की कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ, मतलब यहाँ पे जितना भी पूरा H प्लस आयन है वो अलग हो चुके हैं। ओके, सो दीज आर योर सिंगल एरोज। सिंगल एरो क्या बताता है कि कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ है। अच्छा, उसमें अगर देखा जाए तो H2SO4 भी है एंड HNO3 भी है बच्चों, दैट इज नाइट्रिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड भी है जिसमें कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। दैट मींस जो भी एक कंप्लीट आयनाइजेशन होगा वहां पे हम लोग सिंगल एरो शो करेंगे, ओके, एंड वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। ग्रेट, ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस का। तो यहाँ पे 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम दिया गया है। सर अभी रट्टा मारने ने देख के रखो, बस एक बोलते हैं ना जनरल नॉलेज के लिए, एंड 6 स्ट्रॉन्ग बेसिस का नाम दिया हुआ है। ओके, तो अभी के लिए हम लोग नहीं, हम लोग आगे करेंगे, बट नाम देख के रख लो बच्चों की दीज आर योर व्हाट वी से स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके, तो जिसमें से आप देख सकते हो परक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोकार्बोनिक एसिड है, ओके, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, ओके, हाइड्रिक एसिड है, एंड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, सो दीज आर योर एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कि आपके पास है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों वीक एसिड्स के बारे में। अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है तो वीक में क्या हो रहा है, ओके, वीक में इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है, दैट मींस H प्लस आयंस पूरे निकल नहीं पाते। तो देखते हैं स्टेटमेंट, एन एसिड व्हिच इज पार्शियली आयनाइज्ड, है ना, कंप्लीटली और पार्शियली में डिफरेंस, पार्शियली में हाफ आयनाइजेशन, मतलब हाफ भी नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा आयनाइजेशन होता है H प्लस आयंस का, तो उसे बोलते हैं वीक एसिड बच्चों, मतलब H प्लस आयंस कंप्लीटली निकल नहीं पाते हैं। ओके, तो एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जैसे देखो यहाँ पे दिया एसिडिक एसिड का, तो ये जो एसिडिक एसिड में से जो H प्लस आयन है वो निकला है, ओके, बट कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हुआ है। कैन यू सी दिस, ये जो कंपाउंड में H प्लस आयंस अभी भी है जो कि निकल नहीं पाए हैं, तो दिस इज योर इनकम्प्लीट आयनाइजेशन या फिर पार्शियल आयनाइजेशन, मतलब एसिडिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, राइट, तो उसका जो आयंस बनेंगे आगे, एसिडेट आयंस जो बनेंगे उसमें से H प्लस आयंस थोड़े निकले, पार्शियली निकले, राइट। ओके, अब इसमें देखो डबल एरो दिख रहा है आप सबको, यानी सी दिस, यहाँ पे डबल एरो है, जस्ट रब दिस पार्ट, ओके, तो इसमें डबल एरो पॉइंट कर रहा है, वो क्या बता रहा है कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट में, कि मतलब इसमें आयनाइजेशन फुली नहीं हुआ है। जब सिंगल एरो होता है मतलब कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया, डबल एरो बता रहा है कि आयनाइजेशन और भी आगे हम लोग उसको करा सकते हैं, उसे और आयनाइज करा सकते हैं, ठीक है, तो सिंगल स्टेप में इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ है। ओके, ग्रेट, तो टिपिकल एग्जांपल वीक एसिड का है एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड आपके घर पे विनेगर होगा, राइट ना, सिरका उसमें होता है, एंड फॉस्फोरस एसिड को भी बोल सकते हैं हम लोग वीक एसिड्स। ओके, तो दीज आर योर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसको पता है इसके साथ भी अभी यही होने वाला है जो इसके साथ हुआ है। ओके, तो ये भी एक टाइप का वीक एसिड है, दैट इज टोमेटो केचप, या फिर टोमेटो के अंदर जो एसिड होता है वो भी वीक एसिड होता है। मैंने आपको बोला था कि टैमरिंड और व्हाट वी से लेमन का आपको ढूंढना है,
राइट। सिमिलरली आपको टोमेटो के अंदर भी कौन सा एसिड होता है, वैसे सबके आंसर्स पीपीटी में ही है, ये जो पीडीएफ है आपने स्टार्टिंग से अगर देखा है उसमें एग्जांपल्स में सब एसिड्स मेंशन्ड है। ओके, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्क्लोज करूंगा, बट पहले आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर कमेंट में लिखना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। So what are concentrated acids and what are dilute acids? Okay, the concentrated acid in which contains the minimum amount of water in it and the concentration of acid is decreased by adding more water. ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट सर नहीं समझ में आ रहा है स्टेटमेंट क्या है। तो आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लास 9 में किया होगा, राइट। जब आपके पास वाटर होता था बच्चों, ओके, वाटर होता था, अगर वाटर है, लेट अस कंसीडर कि ये ग्लास है फिल्ड, तो हम लोग वाटर रख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ने वाटर रखा हुआ है। एक सिंपल सा लॉजिक देखते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पून लिया है मैंने, ठीक है ना, स्पून, और उस स्पून में शुगर है। क्या है बच्चों, शुगर है। अच्छा, मैं 1 स्पून शुगर डालता हूँ। नॉर्मल यार सर ये कहाँ से आ गया, इसमें लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा मीठा होगा, राइट। उसके बाद में इसमें और 1 स्पून शुगर डालूंगा, एक और स्पून शुगर जो है इंड्यूस कर दूंगा। स्पून थोड़ा खराब हो गया, ओके, तो ये और मीठा होगा। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, मतलब वाटर के हिसाब से जो सोल्यूट है मेरा, ओके, सॉल्वेंट इज वाटर, राइट, सोल्यूट है वो बढ़ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, राइट। सिमिलरली बच्चों, अगर हम लोग एसिड लिया जाए जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम है और हमारे एसिड ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, राइट। तो एज ए सॉल्यूट अगर हम लोग देखा जाए, ओके, एंड बच्चों अगर एसिड कम है एंड वाटर ज्यादा है, तो वो डाइल्यूट एसिड हो गया, राइट। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का। क्लास 9 का ही जो लॉजिक है वो यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा बच्चों, आपने देखा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज्ड बाय एडिंग मोर वाटर टू इट। जितना मैं वाटर ऐड करते जाऊंगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को डाइल्यूशन भी बोलते हैं, ओके। जब हम लोग एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम करते जाते हैं, उसे डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड कुछ, बहुत ज्यादा हो गया, ओके, जस्ट दिस पार्ट, या ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, उससे देखते हैं थोड़ा सा। When water is added to a concentrated acid को डाला जाए, then a dilute acid is formed, right? ये तो अभी जस्ट बताया, this is called as dilution. A dilute acid is one which contains more water in it and less amount of acid in it. okay? ऐसा बोल सकते हैं। तो dilute acid का मतलब क्या होगा, जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, एसिड का कंटेंट कम होगा। इजी है सर, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में देखेंगे, एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट, ओके। कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे रिएक्शंस के साथ, एंड देन एसिड जो है रैप अप हो जाएगा। तो दिस इज एसिड हैव सोर टेस्ट, उनका जो टेस्ट है वो सोर होता है, खट्टा होता है, राइट। एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, अरे सर ये तो याद हो गया एकदम से, ABR, ओके। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा काम करता है, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयंस फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, तो एसिड्स में 2 आयंस होते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज एसिड को जब रिएक्ट किया जाए मेटल से तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है वो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है जिंक सल्फेट का, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जिंक है एंड H2SO4 है, क्या है, जिंक एंड H2SO4, मतलब मेरा जिंक जो है और यहाँ पे है H2SO4, जिंक और हाइड्रोजन सल्फर सल्फेट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सल्फरिक एसिड है, इसमें जिंक उसे डिस्प्लेस करेगा बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने। तो वहां पे ओके जिंक जो है वो लिस्ट ले लेगा एंड वो बनेगा जिंक सल्फेट, राइट। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से इसलिए, एंड देन हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, जो H2 था वो लिबरेट हो जाएगा, H2 विल बी लिबरेटेड, राइट। यहाँ पे H2 लिबरेटेड। तो दिस इज योर जिंक सल्फेट, जो है नया बनेगा, वो सॉल्ट बना एक नया, और जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल गया, ओके। इस सॉल्ट को ना बच्चों मेटल सॉल्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मेटल सॉल्ट्स। ये चीज याद रखना, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा बट सॉल्ट विल बी मेटल सॉल्ट बिकॉज इसमें जिंक यूज किया गया है। वेरी गुड। तो बच्चों अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स।
एसिड को पहले हम लोगों ने कैसे मेटल के साथ ट्रीट किया, अब मेटल कार्बोनेट्स के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देखो तो मेटल कार्बोनेट जो लिया गया है वो सोडियम कार्बोनेट लिया है, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट दिखता कैसा होगा, Na2CO3 है, राइट। तो ये O एंड ये O, और इसके साथ एक Na+ आयन है, यहाँ पे एक Na+ आयन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसे ओपन कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को, सो दैट आपको इजी समझ पाए। एंड ये हो गया आपका O, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दिया है। ओके, अब प्लस HCl है बच्चों, ओके, प्लस HCl मैंने 2 बार HCl लिखा बिकॉज वहां पे 2 टाइम्स लिया गया है, राइट। अच्छा, इनमें देखो अगर अच्छे से पार्ट देखो अगर आप लोग, तो मैं ना इरेज करके वो पार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे NaCl है ना, कैन यू सी दिस NaCl, मतलब एक Na एक Cl के साथ NaCl और एक Na एक Cl के साथ, दैट इज NaCl, राइट। तो 2 NaCl बन चुके हैं बच्चों, अब वो दोनों चले गए, राइट। तो ये बॉन्डिंग से फ्री बॉन्ड से, ओके। अब ये 2 H और एक O, ओके, 2 H और एक O बनाते हैं H2O, यानी सीरीज बच्चों। मैं रब करते जा रहा हूँ, अगर नहीं समझा प्लीज एक बार रिवाइंड करो इमेज और देखने की कोशिश करो मैंने क्या रब किया। मैंने यहाँ से 2 H ले लिए, यहाँ से एक H, यहाँ से एक, और इसका O, और उससे बना बच्चों H2O। और जस्ट रब दिस पार्ट, जो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसे हम लोग चले गए उसे। अब बचा क्या, अब बचा CO2, क्या है सर वो, CO2 इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है, CO2 इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा CO2। तो 2 NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा बच्चों, तब सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट बनेगा, ओके, सॉल्ट होगा, जरूरी नहीं है सोडियम क्लोराइड ही बने, अगर अलग आप एसिड लेते हो तो अलग आपका सॉल्ट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वाटर रिलीज, राइट। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों, या फिर आप कार्बोनेट्स ले लो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ले लो या फिर बाइकार्बोनेट बोलो, ठीक है। तो ये रिएक्शन वहां पे पॉसिबल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले में वही प्रॉपर्टी का एक एक्सटेंशन है, वहां पे कार्बोनेट्स लेना, मैंने बोला हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हो या फिर बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, है ना। तो उस कंपाउंड में कुछ भी फर्क नहीं होगा बच्चों, अगर अच्छे से ध्यान दो ना अगर आप, तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, ओके। तो ये जो नया इमेज रहेगा वो सेम वैसे ही होगा, डबल बॉन्ड O O O, यहाँ पे होगा Na+ और एक होगा H, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम नहीं है इसमें, ठीक है, 2। अच्छा, तो एक बच्चों अगर अच्छे से देखो अगर इस इमेज को, अगर मैं HCl से रिएक्ट करवाता हूं तो क्या बनेगा बच्चों, देखो अच्छे से, ओके, विल जस्ट हाईलाइट इट आउट और इरेज इट आउट, ओके, इजी पड़ेगा इरेज करना, ओके। तो सोडियम क्लोराइड बनेगा पहले तो, ओके, देखो मैंने सोडियम और क्लोरीन को रब कर दिया तो बन गया सोडियम क्लोराइड। अच्छा हाँ सर, उसके बाद क्या बचा है H2O, ये बनेगा H2O, ओके, तो ये बना H2O और बचा कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ सेम है बच्चों, वहां पे 2 बार NaCl बन रहा था, फर्स्ट 2 Na थे, यहाँ पे सोडियम एक ही जो है, एक बार सोडियम क्लोराइड बना, एरो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो, ओके। तो दिस इज मेटल विद हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों, ये क्या है आपका मेटल विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। प्लीज रिएक्शंस के ब्रेकडाउन पे ध्यान दिया करो बच्चों, बस ब्रेकडाउन आर टू इंपॉर्टेंट, अगर आपको ब्रेकडाउन करने आता है तो कैसा भी रिएक्शन हो जाए आप लोग इजीली उसे कर जाओगे, ओके। अच्छा, तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है आपके लाइम वाटर से, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऐसे स्टेटमेंट बड़ा हुआ लिखा है, ये वैसे बहुत बार आता है, ठीक है, लाइम वाटर वाला मिल्की क्यों हो जाता है वो। तो देखो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देख सकते हो, आपके सामने है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ओके, तो इट रिलीजेस वाटर, जो है वो वाटर को लिक्विड फॉर्म में देता है, और जो उसका सॉलिड पार्टिकल बन जाता है ना, मिल्की पार्टिकल, वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फेमस, एक्चुअली आप हर जगह पे देखोगे ये टाइप का रिएक्शन बार बार देखने में मिलता है आपको, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम लोग लाइम वाटर पे से पास करवाते हैं तो वो जो वाटर है वो मिल्की होने लगता है, लाइम वाटर जो है मिल्की होने लगता है, मिल्की का मतलब उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं बच्चों जिसमें पूछा होता है कि वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो किसका है एग्जैक्टली, तो आप बोल सकते हैं कि वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो किसका है, कार्बन कार्बोनेट का होता है, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। दिस इज क्वाइट इजी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज जब हम बहुत ज्यादा, ओके, गैस पास करें, अगर ये सब जो कार्बोनेट बना लिया हम लोगों ने, इसका नेक्स्ट स्टेप, ओके, अगर मैं बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करूं तो क्या बनेगा,
ओके तो देखो जब भी आप बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, अब कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका था पहले, ओके पिछले रिएक्शन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बन चुका था। अब उसमें और हम लोग अगर पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा, ओके प्लस वाटर अगर जो दे रहे हैं हम लोग तो क्या बनेगा उसी रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड देने पे जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपने देखा होगा कि सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शंस भी होते हैं, वो भी हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे भी देखो कि वही बेसिक पीछे वाला रिएक्शन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, ओके तो ये रिएक्शन में क्या बना था देखो लास्ट में, इसमें बना था कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसमें मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया है, नेक्स्ट वाले के लिए, इसके लिए नहीं है। ओके नेक्स्ट वाले में हम लोगों ने क्या किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया है। चलो एक बार चेक करो सच में बोल रहा हूँ क्या। ओके तो यस देखो तो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड था, सॉरी वाटर था एंड कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया इसमें, तो जिससे जो नया बना वो बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। ओके तो H एक इंड्यूस हो गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, राइट। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो। ओके चलो अब बात करते हैं जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, याद रखना है कि ये टाइप का रिएक्शन बहुत ही फेमस है एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके ऊपर भी एक लेक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा लेक्चर है कि न्यूट्रलाइज करना मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, नॉर्मली एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन है, चलो देखते हैं एक बार। ओके सर क्या होता है इसमें, एग्जाम्पल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, ओके सोडियम प्लस OH माइनस, ठीक है, प्लस HCl है बच्चों, H प्लस Cl माइनस गिव्स मी। अब देखो अभी मैं इसे क्या करता हूँ कलर करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके तो देखो सोडियम पॉजिटिव है तो ये डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और वो क्लोरीन को लेके नया कंपाउंड बनाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आयनिक की कंपाउंड बना है सोडियम क्लोराइड। अब बचा क्या HNOH। जब HOH एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे बच्चों, they will form water, right, they will form water, HOH as in H2O, right। तो ये बन गया मेरा सॉल्ट, मेटल सॉल्ट है ये, एंड ये मेरा बन गया वाटर। दिस इज एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस gives me salt and water। ओके तो ये बेसिक सा चीजें आपको समझना चाहिए बच्चों। ये मैं रब कर लेता हूँ, जस्ट चेक इट आउट, इजी राइट। तो दिस इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड को बेस से रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट एंड वाटर बना। ओके और भी चीजें हैं जैसे देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल के साथ नहीं, मेटल ऑक्साइड को अगर मैं ट्रीट करता हूँ किसी एसिड के साथ, देखो अभी यहाँ पे मेटल ऑक्साइड कौन सा है देखते हैं, कॉपर है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी। अब HCl दो बार लिया है, HCl ठीक है। अच्छा कॉपर की वैलेंसी कितना है बच्चों, 2 है, राइट, कॉपर की वैलेंसी 2 है। एक कॉपर 2 कैल्शियम सॉरी क्लोरीन के साथ जो है बॉन्ड बना सकता है, क्या बना सकता है, एक कॉपर 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है और वो बनेगा CuCl2, राइट, कॉपर क्लोराइड बनेगा बच्चों, Cu और Cl2 राइट। अच्छा प्लस बचा क्या देखो अच्छे से देख लो, अगर आप लोग ने इसका बॉन्ड बना लिया तो सेकंड वाला तो अपने आप समझ में आ जाता है, बन गया बच गया है HOH, दैट इज नथिंग बट H2O, बनाएगा H मतलब H2O बेसिकली अगर बोला पर H2O बना देगा, यही है, बोलोगे दो बन जाता है। तो यहाँ पे समझा बच्चों, तो ये एक टाइप का मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करे एसिड से सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। अब एक प्रॉपर्टी जो है वो है कोरोसिवनेस, मतलब ना एसिड्स ना कोरोसिव होते हैं बच्चों नेचर में, मतलब ना वो ऑक्साइड्स बनाते हैं खुद के ही। तो कोई भी टाइप का मेटल ले लो, ओके, तो वो आपने देखा होगा कि उसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट ना, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली एसिड्स का भी कोरोसिव नेचर होता है, मतलब ये जिस भी चीज पे पड़ जाए ना वो उसे कोरोड करने लगती है। ओके फॉर एग्जाम्पल मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन, मतलब अगर कुछ ज्यादा एसिडिक चीज आप लगाते हो अपने स्किन पे तो सीवियर बर्न्स हो सकता है आपको जगह पे। ओके और कुछ क्लोथ पे अगर एसिड गिर जाता है वो उसे जलाना चालू कर देते हैं, मतलब खराब करना, डिग्रेड करना चालू कर देते हैं। कुछ एसिड्स अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने मार्बल और लेमन की दुश्मनी सुनी होगी, मार्बल गिरता है, मार्बल पे जब भी लेमन जूस गिरता है तो वहां पे भी आपका जो है ना वो उसे कोरोड करने लग जाता है, मतलब वो खराब करने लग जाता है चीज। आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे बहुत जगह पे आप लोग को जो है एसिड का कोरोसिव नेचर देखने मिलता है। For example, if a concentrated sulfuric acid falls accidentally on the skin, it causes a severe burn on the skin। ये होता है नॉर्मली बच्चों, जब भी H2SO4 ओके जब आपका गिरता है किसी स्किन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड, नॉट डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो आपके स्किन में सीवियर बर्न दे सकता है कहीं कहीं जगह जगह पर। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बच्चों।
अच्छा, इनके कुछ यूजेस भी हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ना बच्चों पेंट्स, डाइज और केमिकल्स बनाने, मतलब कुछ टाइप के प्लास्टिक्स बनाने में हेल्प करता है। सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एंड कार बैटरीज बनाने में जो है यूज होती है सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बच्चों, नाइट्रिक एसिड का बहुत ज्यादा यूज है। नाइट्रिक एसिड आपका नॉर्मली फर्टिलाइजर्स बनाने में बहुत काम आता है। ओके, जैसे लाइक अमोनियम नाइट्रेट आपका एक टाइप का फर्टिलाइजर है। ओके, उसके बाद आपने पीएनटी देखा होगा बच्चों। ओके, ट्राई नाइट्रोटोलिन। अच्छा, ये टीएनटी का जो बॉक्स आपने देखा होगा, मे बी टॉम एंड जेरी अगर आप देखते होंगे ना, तो ऐसा एक देखा होगा कि ऐसा एक वायर निकला होता है, टीएनटी लिखा होता है उसके ऊपर, दैट इज ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो ये जब टॉम ऐसा फोड़ता है तो कोई चीजें टूटने लगती है, राइट। तो ऐसा अगर आप लोग देख रहे हैं तो मतलब समझ जाना वो एक टाइप का एक्सप्लोजिव है। ओके, एक टाइप का एक्सप्लोजिव है। ओके, दैट इज मेड फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, तो एक टाइप का एसिड है अगेन। ओके, डाइज एंड प्लास्टिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ऑक्साइड फिल्म आता है कोई भी स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑक्साइड बनने लगता है लेयर, तो उसको साफ करने के लिए काम कर सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो बहुत सारा उसका एप्लीकेशन है बच्चों, जैसे डाई करने में नॉर्मली बहुत जगह पे यूज होता है एसिड्स नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग, सो दैट कलर चेंज हो जाए किसी चीज। ओके, तो डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल्स, फूड, लेदर एटसेट्रा के इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। तो दीज आर सम ऑफ द थ्योरेटिकल टॉपिक्स बच्चों, ये तो थ्योरेटिकल है, आप लोग से पढ़ सकते हैं सर। ओके, तो जो भी हम लोगों ने कवर किया वो एसिड्स तक कवर किया। दैट मीन्स हमने अब इस लेक्चर में जो देखा वो क्या देखा कि हमने एसिड्स को देखा और साथ में इंडिकेटर्स देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग बेस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टे ट्यून बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहो। यहाँ तक का आप नोट्स बना लो, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में जब आप जाओगे तो एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके पास पहले से होगा कि हाँ सर, हमने एसिड्स का बहुत अच्छा नोट्स बना लिया, रिएक्शंस लिख लिए बेस में। वैसे बेस में ना ज्यादा रिएक्शंस नहीं है। ओके, मतलब अगर एसिड्स में मेहनत कर लेते हो तो बेस ईजी हो जाता है, और जब एसिड और बेस दोनों में मेहनत कर लेते हो तो सॉल्ट बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके नोट्स आपके रेडी होंगे बच्चों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अक्षय उपाध्याय साइनिंग ऑफ।